जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम एक सीरीज बनाए हैं, जिसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उनमें सभी वीडियो अपलोड हैं। तो आज हम 2009 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीसीएस प्री का, तो उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन भाग नहीं है, मतलब व्हिच वन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने हैं इंडिया में, सबसे पहले देखेंगे तो 15 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 9 हैं। तो उसका पार्ट कौन सा नहीं है, तो उसमें कौन कौन से होते हैं इसको देखेंगे। तो उसमें सॉइल होती है, टेम्परेचर भी होता है, टोपोग्राफी भी होता है, क्लाइमेट भी होता है, लेकिन उसमें वैरायटी यानी कि प्रजाति नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइमेटिक जोन है, उसको मिलाना है कि किस क्लाइमेटिक जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो पश्चिम मैदानी क्षेत्र में कौन सा आएगा, तो पश्चिम मैदानी क्षेत्र में आपका क्या आएगा कि पश्चिम मैदानी क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा के नाम से जानते हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से मिला सकते हैं आप। मध्य मैदानी क्षेत्र में, तो मध्य मैदानी क्षेत्र में कौन सा आएगा, कौशाम्बी आएगा। उत्तरी पूर्व मैदानी क्षेत्र में कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा सिद्धार्थनगर। बुंदेलखंड में ललितपुर। तो इसका राइट आंसर 3, 1, 4, 2, 3 यानी कि इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संस्तुति बीज दर, मतलब SRI पद्धति द्वारा जो धान की सीड रेट है वो कितनी होती है। तो सीड रेट उसकी 5 से 6 kg होती है, कहीं कहीं पर 7 kg होता है, लिखा मिलता है आपको किसी किसी बुक में, लेकिन उस हिसाब से ऑप्शन में जाएंगे तो आपका 6 से 8 यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और धान जो SRI पद्धति थी ये कहाँ से रिलीज की गई थी, तो यह मेडागास्कर से रिलीज की गई थी। कब, 1983 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था क्या है, मतलब मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज कम्स इन ट्रांसप्लांटेड राइस। तो उसकी जो कितने दिन के बाद निकलते हैं, तो 35 से 40 दिन बाद अधिकतम कल्ले निकल आते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अलसी में कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है, जो डुअल पर्पज किस्म है वो कौन सी है जो नहीं है। तो जो गरिमा वैरायटी है अलसी की, या डुअल पर्पज नहीं है। बाकी गौरव, शिखा, पार्वती ये सब डुअल पर्पज ब्रीड है, अलसी की वैरायटी है अलसी की। अगला क्वेश्चन है कि सरसों की फसल में विगलन मतलब थिनिंग की संस्कृति है। तो थिनिंग मतलब कितने दिन बाद करने चाहिए सरसों में, जो मस्टर्ड होता है उसमें। तो इसमें पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 20 दिन बाद इसमें थिनिंग करना चाहिए मस्टर्ड में। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के दानों में पाया जाता है कि मूंगफली में के दानों में कितना कंटेंट पाया जाता है तेल एंड प्रोटीन का। तो मतलब कि ग्राउंडनट सीड कंटेंट्स, तो इसमें कितना पाया जाता है, मूंगफली में जो तेल होता है वो 45% होता है, और इसमें प्रोटीन जो होती है वो कितने % होती है, 22% होती है, यानी कि 20 से 22%। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। सोयाबीन, देखो मूंगफली और सोयाबीन जस्ट अपोजिट होते हैं। मूंगफली में जो तेल होता है वो 20 से 22% होता है, मूंगफली में जो प्रोटीन होती है 20 से 22% होती है, और तेल 40 से 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन 40 से 42% होती है और तेल 20 से 22% होता है, अपोजिट। अगला क्वेश्चन है, ये भी सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से।
तो वैरायटी दी हैं कुछ। तो ज्योति, हरितहीमता, नरेंद्र जौ और प्रगति, एक किस मतलब जो वैरायटी हैं वो सिंचित हैं या पछेती हैं, माल्ट हैं, किसके लिए हैं, उपयोगी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ज्योति जो वैरायटी है, तो ज्योति वैरायटी किसके लिए है? ज्योति वैरायटी यह सिंचित क्षेत्र, ये मतलब सिंचित पछेती किस्म है। ज्योति सिंचित समय, हाँ, समय के साथ जो सिंचित क्षेत्रों में समय से बोई जाने वाली किस्म है ज्योति। और हरितहीमता जो है वह लेट सोइंग के लिए हरितहीमता। और नरेंद्र जौ टू जो है वो असिंचित क्षेत्र के लिए होती है। और प्रगति जो है वो माल्ट के लिए। यानी कि 1 2 3, 1 2 4 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 4 3, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सह फसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? शरतकालीन जो गन्ना होता है उसमें आलू की सोइंग करने पर उसका लाभदायक प्रभाव पड़ता है। मतलब एक इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें सिनर्जेनिक क्रॉप इफेक्ट को कंपोनेंट क्रॉप, जो सिनर्जेनिक क्रॉप होती है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑन कंपोनेंट क्रॉप, तो उसका राइट आंसर गन्ना एंड आलू होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है? तो रिले क्रॉपिंग के संस्थापक जो हैं वो डॉक्टर एम.एस. बैस हैं। तो एम.एस. बैस जो हैं वो रिले क्रॉपिंग के संस्थापक हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन आप सभी को पता है कि भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है? तो गन्ने के लिए देखो, गन्ने में सबसे अधिक उत्पादकता जो है यानी कि प्रोडक्टिविटी वो तमिलनाडु की है। सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक इसमें चीनी मिल कहाँ पे है? तो वह महाराष्ट्र में है। विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पे है? तो वह ब्राज़ील करता है। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम क्या है? तो बीज शोधन के लिए कौन सा रसायन का क्रम है? तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, F I R। पहले फंगीसाइड से सीड को ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर राइजोबियम कल्चर के द्वारा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कौन है? फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन। फंगीसाइड मतलब कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी, और जीवाणु कल्चर मतलब राइजोबियम कल्चर। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयोग किया था? राई को मतलब क्या बोलते हैं? रैपसीड बोलते हैं। तो रैपसीड को कंट्रोल करने के लिए जो खरपतवार नाशी है केमिकल, उसका यूज कितना करते हैं और कब करते हैं? तो पेंडीमेथालाइन का छिड़काव करते हैं। तो कब करते हैं? देखो ये क्या होता है, प्री इमरजेंसी होता है। प्री इमरजेंसी का मतलब सीड जो खरपतवार जमने से पहले, और मतलब आपकी जो मेन क्रॉप है उसकी सोविंग के बाद। तो 2 दिन के बाद उसमें, मतलब से 2 से 3 दिन के अंदर उसकी जो आपका खरपतवार नाशी है उसको फील्ड में दे देना चाहिए। तो अब इसका ऑप्शन है पेंडीमेथालाइन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद कर देना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो इसमें भाग इंडिया नहीं दिया, इंडिया दिया होता तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाता, लेकिन यहाँ पे इंडिया नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नॉर्मल ई बोगलांग है। और हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था, इसको आप कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है।
ओरोबंकी खरपतवार है। तो ओरोबंकी खरपतवार कौन कैसा है, तो इसका एक फार्मूला आप याद रखिएगा, CLOS, CLOS फार्मूला है CLOS। अब C मतलब कस्कुटा, L मतलब लोगंथस, O मतलब ओरोबंकी और S मतलब स्ट्राइगा। तो C का कस्कुटा, तो ये जो दोनों हैं ऊपर के दोनों ये रूट पैरासाइट हैं, मतलब स्टेम पैरासाइट हैं, और नीचे के दोनों ये रूट पैरासाइट हैं। अब ये टोटल रूट पैरासाइट हो गया सी और यल है सेमी स्टेम पैरासाइट। और ठीक इसी तरह से जो ओरोबंकी है, ओरोबंकी क्या है, यह टोटल रूट पैरासाइट है, और जो स्ट्राइगा है वो सेमी रूट पैरासाइट है। तो ओरोबंकी पूछा है, तो ओरोबंकी टोटल क्या है, जड़ परजीवी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है। तो सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है वो चाइना है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है। स्थानांतरित खेती को हम किस नाम से जानते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। किस फसल को धान्य फसलों की रानी कहा जाता है। तो धान्य फसलों की रानी किसे कहा जाता है, मतलब कि क्वीन ऑफ सीरियल्स। तो क्वीन ऑफ सीरियल किसको कहते हैं, मक्के को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति कौन है। तो गेहूं की प्रजाति ऐसी बताना है जो सबसे अधिक ऊष्मा को सहन करती है। तो PBW 343, PBW 443, K 307, DBW 14। तो DBW 14 जो है वैरायटी, ये सबसे अधिक ऊष्मा को सहन करने वाली एक प्रजाति है, और इसकी जो खोज किए थे वो 2002 ईस्वी में की गई थी, करनाल में इसकी खोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। एसआरआई पद्धति द्वारा धान उगाने की विधि का अन्वेषण हुआ था, मतलब इसका जो खोज हुई थी सबसे पहले कहाँ पे की गई थी। तो ये मेडागास्कर में की गई थी एसआरआई पद्धति का। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। कैनोला एक प्रजाति है। तो कैनोला एक किसकी प्रजाति है, या मस्टर्ड की प्रजाति है। मस्टर्ड का मतलब सरसों। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। जीरो टिल कम फर्टिडिल की सहायता से गेहूं की बुआई का समय पहले किया जा सकता है। अगर हम जीरो टिल कम फर्टिडिल का अपनाएंगे तो हमारी जो फसल होती है वो 7 से 10 दिन पहले उसका समय बच जाता है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। और इसकी खोज कहाँ पे की गई थी, यह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, मक्का में जो खरपतवार होता है ट्राइनथीमा मोनोगाइना होता है, और गेहूं में ये जो इकाइनोक्लोवा कोलोना है ये जंगली राइस है। और जंगली राइस किसकी एक कौन सा खरपतवार है, एक खरीफ ऋतु का खरपतवार है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन ही सही होगा। अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति क्या है। अगर हम एक वर्षीय फसल चक्र है उसको वो ऐसा, मतलब आपको ऐसी वैरायटी यूज करना है कि गेहूं की फसल हम उसके बाद बो दें, क्योंकि अरहर जो किस्म होती है वो 1 साल की होती है, तो हमको 1 ही साल के अंदर कंप्लीट करना है। तो गेहूं किस ऋतु की है, रबी की है, और अरहर किस ऋतु की है, खरीफ की है। तो खरीफ में एक वैरायटी आपने सुना होगा उपास 120, ये है अगली वैरायटी है पिजन पी की, और एक्स्ट्रा अगली जो पूछता है तो वहाँ प्रभात होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है 4 महीने में, और जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी उसके बाद गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान गन्ना पेरी गेहूं फसल चक्र की गहनता। तो यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला होता है कि फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय इंटू 100। तो फसलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, फसल चक्र में समय कितना लगा है। तो गन्ना आपका 1 साल का हो गया, पेरी 1 साल की हो गई, 4 महीने धान के, 4 महीने मूंग के, तो 3 साल के फसल चक्र है। और इसका जो समय कितना है
3 साल, फसलों की संख्या 4, तो 4/3 यानी कि 133.33%। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। कौन सी सहफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? तो चने की उकठा जो डिजीज लगती है चने में, उसको कौन सी, मतलब चने के साथ किस किस फसल को मिला के बोएँ तो उसका उकठा बीमारी ना लगे? तो चना के साथ अलसी की जब सोइंग करते हैं तो चने में जो उकठा बीमारी होती है, विल्ट ऑफ पिजन, उसका चिकपी, तो उसका प्रकोप कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, कौन सा तृणनाशक काश को समूल रूप से नियंत्रित करता है? काश को कंप्लीट रूप से कौन कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव पोस्ट हर्बिसाइड है। ये मतलब कि सिलेक्ट नहीं करता है, कंप्लीट किसी भी फसल पर अगर इसका छिड़काव हो जाता है और कम्प्लीटली नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ग्लाइफोसेट नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन है, अंतः फसली खेती। अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है। LER का मतलब होता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो अंतः फसली का मतलब इंटरक्रॉपिंग। तो जब लैंड इक्विवेलिटी रेशियो जो होता है वो 1 से अधिक होगा तब हमारी इंटरक्रॉपिंग लाभदायक होती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग से धोगिन का संश्लेषण करते हैं? मतलब धोगिन जो एक उसका ज्वार होता है उसमें एक विषैला पदार्थ होता है, तो ये क्या करता है कि एक कहाँ पे सिंथेसिस होता है, यानी कि सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? तो ये जगहों में सिंथेसाइज होता है लेकिन पत्तियों में एक कलेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। गेहूँ शोध निदेशालय स्थित ही है। गेहूँ शोध निदेशालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ करनाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूमि जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। 47 या 74, 1974 ईस्वी में की गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों को उपलब्ध होता है? तो पौधों को कौन सा जल उपलब्ध होता है? तो केस का जल उपलब्ध होता है। केस का जल की रेंज कहाँ से होती है? 0.3 बार से 15 बार तक इसकी रेंज होती है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल की जल मांग क्या है? तो धान की फसल की जल मांग कितनी होती है? तो यहाँ 1500। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। और जो गन्ना होता है, गन्ना की कितनी होती है? सबसे अधिक गन्ने की होती है 1300 से लेके 2500 तक। तो इसका राइट आंसर, धान पूछा था, धान का 1500, ये ऑप्शन सही होगा। एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों को उगाना क्या कहता है? तो उसको बहुमंजिली खेती बोलते हैं। बहुमंजिली खेती मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। ये पेपर हमारा 2009 का है। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का अनुमानित स्तरीकरण मतलब कि कितने %, मतलब कितना नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है ग्रीन हरित शैवाल? तो यह कितना करता है? 15 से 30 kg, यानी कि यहाँ ऑप्शन 15 से 45 kg है। तो ये ऑप्शन सही होगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है उसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो सोयाबीन के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो राइजोबियम जपोनिकम। राइजोबियम जपोनिकम जो होता है सोयाबीन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है वो मसूर या मटर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और आपका लूसन जो है या बरसीम के लिए पूछा जाता है राइजोबियम ट्राइफोली, जो एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है? तो टेट्राजोलियम जो क्लोराइड होता है उसका टेस्ट किस, उसका मतलब टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है? तो जो सीड की वाइबिलिटी होती है यानी कि बीज की जीवन क्षमता को चेक करने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता अगर है तो कितनी यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी? तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्यांक होता है। तो 2.2 यानी कि देखो नाइट्रोजन की परसेंट होती है 46%। तो अगर 1 kg चाहिए तो 100/46 इक्वल टू 2.22 kg। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन, कौन सी भूमियाँ धानों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं? तो जो आपका एलुवियल सॉइल होता है यानी कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो धान की फसल के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और काली मिट्टी कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कलिका बीमारी होती है। तो मक्का में जो सफ़ेद कलिका बीमारी होती है यानी कि वाइट बड ऑफ मेज, वो किसकी वजह से होती है? तो वह जिंक की कमी से होती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। और बाकी जो टर्मिनल बड पर किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो कैल्शियम एंड बोरान की डिफिशेंसी से होती है, लेकिन एक मक्का ही एक एक्सेप्शन में था जो कि उसकी जो डिफिशेंसी टर्मिनल बड पे जिंक की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, अकार्बनिक नाइट्रोजन के कार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरण को कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं चलीकरण का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है खनिजीकरण, ठीक। तो खनिजीकरण हो गया, दूसरा है चलीकरण, और तीसरा है अचली, और चौथा है नाइट्रिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरण को कहा जाता है। अकार्बनिक को हाँ इमोबिलाइजेशन बोलते हैं इसको, इमोबिलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। भूमि में पाई जाने वाली कार्बनिक पदार्थ कार्बन की मात्रा मापन है। तो भूमि में पाई जाने वाली कार्बन की मात्रा को मापन किसके आधार पर करते हैं? तो उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अवेलेबल नाइट्रोजन होती है उसके आधार पर करते हैं। तो अवेलेबल मतलब उपलब्ध नाइट्रोजन का। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है। तो लवणीय क्षारीय मृदा मतलब सैलाइन एल्कलाइन सॉइल में किस पोषक तत्व की डिफिशेंसी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन एंड जिंक की डिफिशेंसी पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी किस जनपद में पाई जाती है वो आपको बताना है। तो इस आपका जो ललितपुर है वहाँ पे लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, जो आपका बुंदेलखंड रीजन है। तो बुंदेलखंड रीजन में टोटल डिस्ट्रिक्ट आते हैं 13, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कपास की काली मृदा में अधिकता होती है। तो कपास की जो काली मिट्टी होती है इसमें किसकी अधिकता होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल आर रिच इन। तो उसमें अधिकता होती है मोंटमोरिल्लोनाइट की। तो मोंटमोरिल्लोनाइट की अधिकता यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 46 कि किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता? तो किसको नहीं मिलाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। कैल्शियम फास्फेट को इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 कि कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मुझे लग रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसका राइट आंसर मुझे सी ऑप्शन सही होना चाहिए। इसमें यहाँ पे साथ गलत दिया है, इसको आप लोग देख के कमेंट करिएगा। मृदा के इकाई घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है।
मतलब कि सॉइल का घनत्व मतलब पार्टिकल डेंसिटी, और स्थूल घनत्व मतलब बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी से स्थूल घनत्व कितना होता है, तो कम होता है। राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का रूप है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो किस रूप में पाई जाती है, वो एमाइड के रूप में पाई जाती है। और यूरिया जो होती है वो, इसका सूत्र फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पायराइड्स में उपस्थित गंधक का रूप होता है। तो पायराइड्स में उपस्थित गंधक का रूप कौन सा होता है, ये सल्फाइड होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, सल्फाइड। सल्फाइड FeS2 किस में होता है, सल्फाइड। हाँ, तो इसका ए ऑप्शन सही है, सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में मोलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक है। मोलिब्डेनम की आवश्यकता किस में अधिक होती है, तो किस में होती है, मटर में। जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें मोलिब्डेनम की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नीम की खली का प्रयोग करते हैं। नीम की खली का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो नीम की खली का प्रयोग नाइट्रोजनीकरण अवरोध हेतु उसकी प्रयोग करते हैं, यानी कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में नाइट्रोजन का यूज करते हैं, नाइट्रिफिकेशन। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, नीम की खली का, मतलब नीम केक। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का स्थापन कुछ गहराई पर क्यों करते हैं। मतलब कि व्हाई इज यूरिया सुपर ग्रेन्यूल प्लेस्ड इन पैडी फील्ड एट सम डेप्थ। तो क्यों करते हैं, तो जो नाइट्रोजन होता है उसका जो रिसाव होता है, यानी कि जो लीचिंग होती है, लीचिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन रिसाव कम करने के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों का उदाहरण है। तो प्राइमरी खनिज, प्राइमरी मिनरल के बारे में पूछा है। तो प्राइमरी मिनरल कौन कौन से होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, मस्कोबाइट, बायोटाइट, ये सभी प्राइमरी मिनरल हैं। तो इसमें इस हिसाब से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, माइका एंड फेल्डस्पार। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी % पाई जाती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, 79%। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है। तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक किसकी है, तो सबसे अधिक किसकी होती है, वर्टिसोल की। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 56 है, यदि किसी बिलियन का pH मान 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो बिलियन की H+ आयन की सांद्रता कितने गुना बढ़ जाएगी। तो कितने गुना बढ़ जाएगी, 100 गुना। जब एक pH घटाते हैं तो 10, जब 2 उसका भी स्क्वायर होता है, तो 4 से 6 यानी कि 2 घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ 0.6% है तो उसमें नाइट्रोजन किस स्तर पर होगा। तो 0.6% है तो उसका नाइट्रोजन कितना होगा, वो इसे आपको बताना है। तो इसका कितना होगा, मध्यम होगा, यानी कि इसमें नाइट्रोजन जो होगी मध्यम होगी, यानी कितना होगी, 0.5 to 0.8 के आसपास % में। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है। तो उसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि किस फसल में पाई जाती है, तो वो सिस्बेनिया रोस्ट्रेटा में पाया जाता है। सिस्बेनिया रोस्ट्रेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ढांचा का है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
खनिज मृदाओं का काय घनत्व होता है? जो आपकी पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल के बारे में पूछा है, तो उसका जो कितना होती है 2.65 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? तो क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? होता है केमिकल अमेंडमेंट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल के लिए। तो एल्कली सॉइल के लिए किसका यूज करते हैं? कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम के लिए आवश्यक है कि कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु। तो 61 जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होता है? कोबाल्ट इज एसेंशियल फॉर राइजोबियम टू सिंथेसाइज। तो इसका राइट आंसर विटामिन B12 होता है, जो कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि pH विस्तार है। तो सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि pH विस्तार कितना होना चाहिए? तो मतलब क्या? एबिलिटी ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम इन सॉइल pH रेंज। तो किस रेंज पे होता है? 6 से 7 के बीच में, यानी कि इसका राइट आंसर 7 सी ऑप्शन सही है। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 7.2। अगला क्वेश्चन है, कौन एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तन करने में सहायक होता है? तो उस एंजाइम का नाम पूछा है जो कि एमाइड नाइट्रोजन जो होती है उसको अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। तो उसका नाम था यूवीएच, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है? यानी कि व्हिच टेक्सचर हैज़ वेरी हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो क्ले होती है यानी कि मृत्तिका, उसका सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, धान की फसल में पगनी छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संस्तुति मात्रा है। मतलब कि कितनी मात्रा धान की फसल में हम जिंक की डालेंगे, मतलब कि जिससे कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का रिकमेंडेड डोज पूछा गया है किसका? जिंक सल्फेट का, जो कि फोलियर एप्लीकेशन के लिए धान में। तो इसका राइट आंसर 5 kg पर हेक्टेयर, तो जो कि बी ऑप्शन सही है। साथियों, एक क्वेश्चन 65 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस जो पेपर था उसमें टोटल क्वेश्चन 120 थे, तो 120 में 65 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर कर देंगे। वीडियो पसंद हो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यह जो वीडियो अपने दोस्तों तक अवश्य सेंड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।